नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, यानी कि सभी क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, शिमला का संत किसे कहा जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें यह जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने जीके का आकलन भी कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। दोस्तों शिमला का संत जो है ये ए.ओ. हुम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ए.ओ. हुम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हम पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो ए.ओ. हुम है इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन हुम। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में और ये भारतीय सिविल सेवा में चयन हुए। उसके बाद ये 1849 में भारत आए और इन्होंने अपनी जो सेवा है शिमला में दी। ठीक है, और सिविल सेवा में होने के साथ साथ ये प्रमुख समाज सुधारक भी थे और इन्होंने 1857 की क्रांति में इटावा क्षेत्र का नेतृत्व किया था। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद ये सेवानिवृत्त हुए और इसके बाद ये तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की। और इनके उपनाम हैं, इनको शिमला का संत कहा जाता है, इनको शिमला का सन्यासी कहा जाता है, या फिर हार्मिट ऑफ शिमला इनको कहा जाता है, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता इनको कहा जाता है। अब दोस्तों इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम जान लेते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना है ये 28 दिसंबर 1850 को की गई थी। कहां पर की गई थी? स्थान पर तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. हुम। पूरा नाम मैं बता चुका हूं, एलन ऑक्टेवियन हुम इनका पूरा नाम था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बेमसचंद बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू बनी थी। इन फैक्टों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, कास्ट चैलेंज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कास्ट चैलेंज इन इंडिया नामक जो बुक है, इस बुक के राइटर का नाम है जगजीवन राम। ठीक है, और दोस्तों जगजीवन राम के बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। और इनको बाबूजी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, बापू नहीं, इनको बाबूजी के उपनाम से। और बापू तो आप लोग जानते ही हैं, बापू किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर में हड़प्पा के शहर धोलावीरा को शामिल किया गया। ये धोलावीरा शहर जो है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों धोलावीरा शहर जो है ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में स्थित है। और यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में हड़प्पा को धोलावीरा को शामिल किया गया। ठीक है, और धोलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? दोस्तों कैप्टन कूल किसको कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। किसको? जाने माने कैप्टन महेंद्र सिंह को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। इनका एक और उपनाम है, कैप्टन कूल तो है ही, इसके साथ में इनका दूसरा उपनाम है, इनको माही के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहां से बिलोंग करते हैं? दोस्तों ये झारखंड के रांची से बिलोंग करते हैं। कहां से? झारखंड के रांची से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जंबो किस भारतीय क्रिकेटर को कहा जाता है? दोस्तों जंबो कहा जाता है अनिल कुंबले को। किसको? अनिल कुंबले को जंबो के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लिखा है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो हम एक एक करके सभी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। नंबर ए पे लिखा है रविशंकर, इनके सामने लिखा है सितार वादक, बिल्कुल सही लिखा है। रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे। आर के नारायण, सामने लिखा है तबला वादक, ये भी सही लिखा है। आर के नारायण प्रसिद्ध तबला वादक थे।
कैफी आजिम लिखा है और इनके सामने लिखा है कवि। बिल्कुल सही, कैफी आजिम जो है ये प्रसिद्ध कवि थे। नंबर डी पे लिखा है एम एफ हुसैन, लिखा है प्रसिद्ध तबला वादक। बिल्कुल ये गलत लिखा है, क्योंकि एम एफ हुसैन आपको याद रखना है ये फेमस पेंटर थे, यानी कि ये कौन थे, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कई बार पूछा जाता है। और ये एम एफ हुसैन जो हैं ये विवादित पेंटिंग करते थे, ठीक है। यदि आपने नहीं जानते इनके बारे में तो जान लो, ये विवादित पेंटिंग करते थे, जैसे भगवान जो हमारे हैं, ठीक है, उनकी जो पेंटिंग है कई प्रकार से कर देते थे, तो वो मतलब एकदम थोड़ी सी अश्लील होती थी और ये विवादों में रहते थे, ठीक है, याद रखना है आपको। और दोस्तों ये जो मैंने बताए हैं, रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक थे, आर के नारायण तबला वादक, कैफी आजिम ये प्रसिद्ध कवि थे, और एम एफ हुसैन जो है ये प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनकी चित्रकारिता आए दिन विवादों में रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है? दोस्तों सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को, किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है। एक्चुअल में दोस्तों सरोजनी नायडू ने 1916 में, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की जीवनी को प्रकाशित किया था, ठीक है, और इस जीवनी में सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दोस्तों, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। साइक्लोट्रॉन से क्या उत्पन्न किया जाता है? दोस्तों कृत्रिम मौसम जो है ये साइक्लोट्रॉन से उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? दोस्तों यात्रियों की क्षमता के अनुसार पूरे संसार में सबसे बड़ा वायुयान जो है वो है एयरबस A380। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, ये किसने कह दिया? दोस्तों कुछ जो कथन होते हैं वो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है। तो देखो दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो धर्म है ये मनुष्य के लिए अफीम के समान होता है। जैसे अफीम का नशा होता है उसी प्रकार से धर्म का नशा होता है मनुष्य के लिए, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा गया? तो देखो दोस्तों, गुप्त काल के जो समुद्रगुप्त थे, ठीक है, जो समुद्रगुप्त थे इनको कविराज कहा गया है, ठीक है। और याद रखना, समुद्रगुप्त से एक और फैक्ट पूछा जाता है, इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? आप कहेंगे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर लगाएं दोस्तों। फिरोजाबाद जो है ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है पूरे संसार में, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तालों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों तालों के लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ शहर जो है ये तालों के लिए प्रसिद्ध है। और आप लोगों ने गाना भी सुना होगा माता जी का कि इनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, ठीक है। तो ताला तो लग जाए इनके हाथों में, और कौन सा? अलीगढ़ वाला, क्योंकि अलीगढ़ का जो ताला है ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और रास बिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी 1942 में। और आजाद हिंद फौज की यदि हम बात करें, आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या था? तो जो आजाद हिंद फौज है इसका आदर्श वाक्य था एकता, विश्वास और त्याग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मकान कैसे बने होते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं इनके मकान बने होते थे पक्की ईंटों के, ठीक है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक सुव्यवस्थित और नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के जो मकान हैं वो पक्की ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पर पाया गया? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है ये कहाँ पर पाएगा? मोहनजोदड़ो में ये पाया गया था, ठीक है। और दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में मोहनजोदड़ो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है।
एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एक बार में उसको पढ़ लें। और दोस्तों ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था। दोस्तों ऐसा कौन सा शहर था जिसको सबसे पहले खोजा गया था भारत में, कौन सा था, हड़प्पा था। ठीक है, और हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। और हड़प्पा की खोज कब की गई थी, तो 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी और हड़प्पा भारत में खोजा गया पहला शहर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। दोस्तों भूमि बंधित नदी इसका मतलब क्या होता है कि भूमि के अंदर से बहती है। कौन सी नदी है, लूनी नदी है। ठीक है, और दोस्तों लूनी नदी की यदि हम बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है राजस्थान के अजमेर से। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में नाग की पहाड़ियां स्थित हैं। ठीक है, और इन्हीं नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और ये गिरती कहां पर है दोस्तों, तो ये कच्छ के रण में जाके गिर जाती है। कहां पर, कच्छ के रण में जाकर ये गिर जाती है। और एक और फैक्ट याद रख लेना कि जो लूनी नदी है, ठीक है, पूछा जाता है लवण नदी किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे लूनी नदी को ही लवण नदी कहा जाता है। नेक्स्ट वन हमारा, 8 डिग्री चैनल निम्न में से किसके मध्य जलीय सीमा का निर्धारण करता है। दोस्तों 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली है 8 डिग्री चैनल की। यदि हम बात करें 9 डिग्री चैनल की, ठीक है, तो 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। अब हम 10 डिग्री चैनल की बात कर लेते हैं। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, नंबर डी पे लिखा है सुमात्रा और निकोबार, तो सुमात्रा और निकोबार के मध्य में ग्रेट चैनल। ठीक है, ग्रेट चैनल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं महान चैनल। तो ग्रेट चैनल या फिर महान चैनल जो है ये सुमात्रा या फिर निकोबार के मध्य में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। क्वेश्चन एक था लेकिन हमने कितने फैक्टों को डिस्कस किया है, 4 फैक्टों को डिस्कस किया है। और ये चारों फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है। अभी तक एक ही ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनको निर्विरोध राष्ट्रपति बनाया गया है। कौन थे, क्या नाम था उनका, नीलम संजीव रेड्डी उनका नाम था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी ने अब तक 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है। कितनी बार, 2 बार। तो एक बार तो ये राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार ये जो है ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, दूसरी बार ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे, तो 6वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति ने किस एक मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया। तो देखो दोस्तों जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था, ठीक है, तो इस मामले में भारत के राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। अब इसके बारे में हम फैक्टों को समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया, तो उन राष्ट्रपति का नाम था ज्ञानी जेल सिंह। क्या नाम था, ज्ञानी जेल सिंह था। और किस संशोधन पर इन्होंने अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। ये विधेयक कौन सा था, तो ये 1986 विधेयक था। और दोस्तों एक आप यहां से अनुच्छेद याद रख लें, अनुच्छेद 111। और अनुच्छेद 111 के तहत में राष्ट्रपति के पास में पॉकेट वीटो शक्ति होती है। इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, ये जो बातें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे। दोस्तों आपको याद रख लेना है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग थे। ठीक है, और ये किस देश के थे, दोस्तों ये अमेरिका के थे। कहां के थे, ये अमेरिका के थे। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, ये तो हमने ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर ली है, तो ओवरऑल वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलॉग। यदि हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन। कौन थे, एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारत में हरित क्रांति
के जनक थे, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो आप कहेंगे 1966 1967 से भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवक विज्ञान क्या है? फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों, कवक विज्ञान। और आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि 25 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं, वरना फटाफट वीडियो देख रहे हो और अपने आंसर नहीं लगा रहे हो, तो आंसर भी लगाना है दोस्तों। कवक विज्ञान किसको कहा जाता है? दोस्तों कुकुरमुत्ता का जो अध्ययन होता है, ठीक है, कुकुरमुत्ता का जो अध्ययन होता है उसको कवक विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों बैक्टीरिया का अध्ययन कहलाता है जीवाणु विज्ञान। क्या कहलाता है? जीवाणु विज्ञान कहलाता है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भैया विषाणु विज्ञान कहलाएगा। और परजीवी का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ये परजीवी विज्ञान कहलाएगा। बिल्कुल इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? इंडिया के अंदर यदि आपको कॉइन जारी करना है, सिक्के जारी करना है, तो उसके लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय अधिकृत है, ठीक है। सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। और इसके बाद में यदि नोट जारी करना है, ठीक है, तो नोट जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जो है ये नोट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। रानीखेत बीमारी जो है ये मुर्गियों से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 2 राष्ट्रपति होते हैं? तो देखो दोस्तों, एक देश है सान मारिनो, उस देश का नाम क्या है? सान मारिनो है। और इसमें 2 राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और यदि हम बात करें दोस्तों सान मारिनो देश की, तो ये किस महाद्वीप के अंदर स्थित है? दोस्तों ये यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और सान मारिनो देश की यदि हम बात करें कि इसकी राजधानी क्या है, तो सान मारिनो इसकी राजधानी है, ठीक है। सान मारिनो ही इसकी राजधानी है। और यदि हम बात करें करेंसी की, तो यूरो जो है ये सान मारिनो देश की करेंसी है। याद रखना 2 राष्ट्रपति किस देश में होते हैं? सान मारिनो देश में 2 राष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में आपको यह भी बताना है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। क्वेश्चन क्या है चैलेंजिंग? संविधान की संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा आंसर तो आपको बताना ही है, साथ में जो भी महापुरुष संचालन समिति के अध्यक्ष थे उनके बारे में 4 बातें लिखें, ठीक है। और ऐसी बातें आपको लिखना है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने पॉजिटिव कमेंट जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट ही हैं जो हमें रात रात भर जाग कर और सुबह जल्दी उठकर वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।